भूटान प्रांत, जो अब भारत का संरक्षित प्रदेश भर है। भूटान को पुराणों में महर्षि कश्यप की एक पत्नी भूति की संतानों द्वारा बसाया गया भद्र देश कहा गया है। भूटानी लोग उसे उन वज्र दानवों का देश मानते हैं जो कर्ण पर्वत तथा चोमो लहारी चोटियों पर विचरण करते थे। नेपाली वंश के लोग यहाँ बहुत हैं। उनका मूल भूटानियों के साथ सम्मिश्रण भी हुआ है। यातायात की दुर्गमता के कारण यह क्षेत्र भी तिब्बत की तरह ही एक प्रकार का निषिद्ध क्षेत्र ही रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र भारत की परिधि में तो आता था, पर पीछे यातायात की कठिनाई के कारण आवागमन घट गया तो यह अलग थलग पड़ गया। सन 1897 में भूटान में एक भारी भूकंप आया था। उन दिनों राजधानी पुनाखा थी। भूकंप में अग्निकांड हुआ और उसमें वह बहुमूल्य पुस्तकालय जलकर नष्ट हो गया, जिसमें उस देश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित थे। उपलब्ध अधूरे विवरणों से यह पता चलता है कि 7वीं सदी में वहां संगलदीप राजा का शासन था। 8वीं सदी का विवरण यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य पदम संभव भूटान पहुंचे थे और उन्होंने उस देश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। राजा नबुदारा को भी उन्होंने बौद्ध बनाया। उसके बाद वहां कितने ही विहार और मंदिर बनते चले गए। तिब्बत से भी बौद्ध प्रचारक वहां आते रहे। इसी बीच तिब्बती डाकुओं की लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ने लगीं, जिनसे निपटने में भूटान नरेश शाबदुंग को कूच विहार और नेपाल के राजाओं की सहायता से सफलता प्राप्त हुई। भूटान के प्राचीन राजभवन एक प्रकार के किले हैं जो ऊंची प्राचीरों से घिरे हैं। उन्हीं के भीतर बौद्ध पुरोहित, सरकारी अधिकारियों और आवश्यक कर्मचारियों के निवास गृह बने हुए हैं। पारो जोड़, पुनाखा जोड़, तासी डो जोड़ आदि ऐसे ही राजमहलों के नाम हैं। ऐसे 5 दुर्ग समयानुसार बदलती रहने वाली राजधानियों के प्रतीक हैं। अब वे शासकीय कार्यालय हैं। इनमें एक से दूसरे में जाने के राजमार्ग भी बने हैं। भूटान के निवासी प्रधानतः बौद्ध धर्मावलंबी हैं, पर दक्षिण भूटान में सनातनी हिंदू धर्म फैला है। ओम मणि पद्मे हम मंत्र का प्रचलन है। तिब्बतियों की तरह हाथ से चरखी घुमाकर माला जपने का प्रयोजन पूरा किया जाता है। प्रार्थना चक्र के ढोल भी मंदिरों में स्थापित हैं। उन्हें घुमाने से जप की अपेक्षा हजारों गुना अधिक पुण्य माना जाता है। यूं शासन राजा के हाथ में रहता है। धर्मगुरु लामा लोग भी कम प्रभावशाली नहीं हैं। इन लामाओं से टकराने में प्रधानमंत्री जिम्मी होर्जी को अपनी जान ही गंवानी पड़ी थी। यहाँ भिक्षु विहार और भिक्षुणी विहार अलग अलग होते हैं। भिक्षुणियां अपना सौंदर्य छिपाने के लिए घास को मेहंदी की तरह पीसकर चेहरे पर लेप किए रहती हैं। भूत प्रेत की मान्यता, तंत्र मंत्र और पशु बलि के विधान का वहां पूरा जोर है। बौद्ध धर्म के अहिंसा सिद्धांत को वहां के लोग देव प्रयोजन पर होने वाली पशु बलि पर लागू नहीं करते। भयंकर मुखौटे पहनकर नाचना वहां की परंपरागत लोक नृत्य शैली है। भूटान की जनसंख्या का सही लेखा जोखा तो नहीं है, पर अनुमान से वह 8.5 लाख है। 18,000 वर्ग मील भूमि में वह फैला हुआ है। कहीं जनविहीन वन्य प्रदेश बहुत लंबे फैले हुए हैं, कहीं घनी आबादी है, कहीं वर्षा की अधिकता है, कहीं ठंड, कहीं गर्मी अधिक रहती है। ऐसे ही अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ यह देश है। पूर्वी भूटान में कम ही लोग रहते हैं। हिंस्र पशुओं से सुरक्षा के लिए लोग घरों के आसपास ऊंची बाड़े खड़ी करते हैं। भूटानियों के अतिरिक्त वहां सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत से आकर भी बहुत लोग बस गए हैं और वे वहीं के निवासी हो गए हैं। फिर भी आकृति प्रकृति के आधार पर उन्हें आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है। पोशाक वहां तिब्बतियों जैसी ही पहनी जाती है। ल्होई ढो जुंग नामक ग्रंथ ही भूटान का एकमात्र प्रकाशित इतिहास है, जो 301 पृष्ठ का है। 10 वर्ष पूर्व तक राज्य परिवार के और धर्म पुरोहितों को छोड़कर सामान्य नागरिक वहां पढ़े लिखे बिल्कुल न थे। अब वहां स्कूल खुल रहे हैं, रेडियो स्टेशन भी नहीं है। भारत का कुर्सियांग केंद्र सप्ताह में 3 दिन 1-1 घंटे का भूटानी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। एक सरकारी प्रेस है और उसी का एक पाक्षिक पत्र निकलता है। तिब्बत की तरह यहाँ भी
बहुपति तथा बहुपत्नी प्रथा है। गरीब परिवारों में सब मिलकर एक पत्नी से काम चलाते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग कई स्त्रियां रखते हैं। इसका कारण उतना सामाजिक या धार्मिक नहीं जितना कि आर्थिक है। भूटान में केवल 98 का एक सिक्का चलता है जो मिंट धातु का है। नोट या अन्य सिक्कों का प्रचलन नहीं है। उस देश में राजतंत्र चलता है। एक परिवार के एक वोट के आधार पर शासन समिति के कुछ सदस्य चुने भी जाते हैं। शेष राजा द्वारा नामजद होते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वहां भारत से हेलीकॉप्टर की यात्रा ही सरल पड़ती है। सिक्किम तथा चुम्बी घाटी के रास्ते जाने का अच्छा मार्ग है। बंगाल द्वारे से भी जाया जा सकता है। यह मार्ग पैदल या घोड़े का है। मार्गों में कीचड़ या दलदल बहुत है। यात्रियों के पैरों में जोंकें चिपट जाती हैं और बहुत कष्ट देती हैं। अब वहां कई अच्छी सड़कें बनी हैं और भारत के साथ यातायात सरल हो गया है। पड़ोसी देशों का आर्थिक प्रभाव भूटान पर पड़ता रहा है। इससे वहां शाक्त शैव तथा बौद्ध धर्मानुयायी सभी हैं। कूच विहार मार्ग से हिंदू प्रचारक तथा व्यवसायी पिछले समय वहां जाते रहे हैं। भूटान की पुरानी राजधानी पुनाखा रही है। यहाँ का किला राजभवन भी है और बौद्ध विहार भी। यहाँ से कोलिंगपोंग को एक अच्छा रास्ता फाटी जोड़ होकर जाता है। नेपाल का वर्चस्व पिछले दिनों अधिक रहा है, इसलिए उस क्षेत्र में नेपाली भाषा अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी सरकार के 2 पादरी सन 1727 में टोह लेने भूटान गए और तिब्बत तक पहुंचे। आवश्यक विवरण प्राप्त हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे कराया। इसके बाद 1773 में एक अंग्रेजी सैन्य दल उस देश पर चढ़ दौड़ा, जिसका परिणाम एक संधि के रूप में सामने आया। अंग्रेजी व्यापार भूटान के साथ अच्छी तरह चलने लगा। इसके बाद फिर दोनों पक्षों में विग्रह बढ़ा। उसका परिणाम सन 1886 में फिर एक संधि हुई, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सरकार ने भूटान को 50,000 रुपए प्रतिवर्ष उपहार देना स्वीकार किया और भूटान ने अंग्रेजों की सुविधा की अन्य शर्तें मानी। भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। 18 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच अंग्रेजी संधि के स्थान पर नई संधि हुई। भारत ने भूटान को 5 लाख रुपया वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। साथ ही उसके अंग्रेजों द्वारा कब्जे में किए गए भूभाग को लौटा दिया। भारत का उस देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं है, पर वैदेशिक मामलों में उसे भारत से सलाह करके ही चलना होगा। इस प्रकार वह एक संरक्षित राज ही रहेगा। अंग्रेजी शासन काल में भी भूटान और भारत के अच्छे संबंध थे। अब सन 1956 से वे और भी मधुर एवं दृढ़ होते चले जा रहे हैं। सन 1958 में पंडित नेहरू स्वयं वहां गए और सन 1959 में भारत भूटान सड़क बननी आरंभ हुई। इस कार्य में भारत की 12 करोड़ की सहायता ही प्रमुख रही। 174 किलोमीटर का यह मार्ग उत्तरी बंगाल की सीमा से लेकर वर्तमान राजधानी थिम्पू तक जाने का प्रशस्त राजमार्ग है। इसका उद्घाटन करने सन 1968 में इंदिरा गांधी गई थी। अब और भी कई बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। जीपें और बसें इन पर दौड़ने लगी हैं। हांसीमारा से पारो और थिम्पू तक हेलीकॉप्टर एवं वायुयान भी चलने लगा है। अब 60 दिन में पूरा होने वाला कठिन मार्ग इन साधनों से कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है।